नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की घटना है वो है होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। 30 सितंबर 2020 की सुबह का समय था। होशंगाबाद जिले के थाना पथरोड़ा की थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा पुराने मामलों की फाइल पलट रही थी। तभी डंडे का सहारा लेकर लगभग 90 साल का एक बुजुर्ग धीरे धीरे उनके ऑफिस में दाखिल हुआ। थाना प्रभारी ने बुजुर्ग को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। बुजुर्ग ने अपना नाम रामदास बताते हुए कहा कि वो डोब गांव में रहता है और उसका 40 साल का बेटा सुरेश उइके गांव नानपुरा पंडरी में पत्नी ममता और 2 बच्चों के साथ रहता है। सुरेश रेलवे में वेल्डर है। वो रोज सुबह नौकरी पर अपनी मोटरसाइकिल से भोरा स्टेशन आता जाता था, लेकिन कल रात में वो काम से वापस नहीं लौटा और उसका मोबाइल भी बंद था। वो उसे खोजने के लिए जब भोरा जा रहा था तो जंगल के रास्ते में उसे अपने बेटे की मोटरसाइकिल पड़ी हुई दिखाई दी, जिसके पास कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे उसका शव पड़ा था। रामदास ने बताया कि किसी ने उनके बेटे का सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी है। थाना प्रभारी शर्मा के सामने कई ऐसे सवाल थे जिनके उत्तर रामदास दे सकता था, लेकिन पहली जरूरत मौके पर पहुंचने की थी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले एसपी होशंगाबाद संतोष सिंह गौर और एसडीपीओ महेंद्र मालवीय को घटना की जानकारी दी। फिर वो पुलिस टीम को लेकर मौके पर पहुंच गई। भोरा मार्ग से कुछ हटकर जंगल के अंदर सागौन के पेड़ के नीचे सुरेश का सिर कुचला शव पड़ा था। शव के पास ही खून से सना भारी पत्थर भी पड़ा था, जिससे जाहिर था कि उसी पत्थर को सुरेश के सिर पर मारा गया था, जिससे उसका पूरा भेजा बाहर निकलकर चारों तरफ बिखर गया था। सड़क पर पड़ी मोटरसाइकिल के पास भी खून के निशान थे। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि संभवतः मोटरसाइकिल से घर लौट रहे सुरेश को हमलावरों ने पहले चलती बाइक पर हमला करके रोका होगा और फिर बाद में अंदर जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी होगी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही रामदास की रिपोर्ट पर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दूसरी तरफ मामले की गंभीरता देखते हुए एसपी संतोष सिंह गौर ने एसडीपीओ महेंद्र के निर्देशन और पथरोड़ा थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी। टीम में एएसआई भोजरात, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र मालवीय, अनिल ठाकुर, कांस्टेबल हेमंत, टिल्लू, विनोद, संजय इत्यादि को शामिल किया गया। इस टीम ने मृतक सुरेश के बारे में गहन छानबीन की, जिसमें पता चला कि सुरेश ने करीब 13 साल पहले कांदई कला की रहने वाली ममता तोमर से प्रेम विवाह किया था, जबकि ममता के बारे में जानकारी मिली कि वो अपने एक रिश्तेदार के घर ड्राइवर की नौकरी करने वाले सैयद खान से प्यार करती थी। मृतक सुरेश के पिता रामदास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करते थे। शादी के कुछ समय बाद सुरेश को रेलवे में वेल्डर की नौकरी मिल गई, जिसके बाद वो अपनी पत्नी ममता के साथ नानपुरा पंडरी में मकान बनाकर रहने लगा था। सुरेश की ड्यूटी भोरा और कीरतगढ़ रेल सेक्शन के बीच रहती थी, इसलिए वो रोज मोटरसाइकिल से भोरा आकर रात लगभग 8 बजे ड्यूटी खत्म करके घर लौट जाता था। सुरेश के साथियों से भी पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने बताया कि सुरेश सीधा सच्चा आदमी था और उसकी किसी से कोई रंजिश भी नहीं थी। कहानी में मोड़ तब आया जब पुलिस ने मृतक के पिता रामदास से पूछताछ की। उन्होंने उसकी हत्या का शक अपने बेटे की पत्नी ममता पर जाहिर किया। ससुर अपनी ही बहू पर खुद उसी के पति की हत्या करने का आरोप लगा रहा था, इसलिए उनके आरोप को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। थाना प्रभारी प्रज्ञा ने मृतक की पत्नी ममता को पूछताछ के लिए थाने बुलाने के बजाय खुद गांव जाकर उसके बयान दर्ज करने की सोची। दरअसल इसके पीछे थाना प्रभारी का इरादा गांव में ममता के बारे में लोगों से और जानकारी हासिल करना था। इसके लिए जब वो ममता के घर पहुंची तो वहां पहुंचते ही ये देखकर चौंकी कि ममता के घर के मुख्य दरवाजे के अलावा घर में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे। सुरेश रेलवे में मामूली सी नौकरी करता था। उसके पास करोड़ों की पुश्तैनी संपत्ति भी नहीं थी
और ना ही उसकी किसी से कोई रंजिश की बात सामने आई थी, तो उसने घर में कई सीसीटीवी कैमरे क्यों लगवाए। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरेश की हत्या का संबंध उसके घर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से जुड़ा हो। उनका ये शक उस समय और भी गहरा हो गया जब उन्हें पता चला कि सुरेश ने ये कैमरे 10-12 दिन पहले ही लगवाए थे। इसलिए ममता के बयान दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा ने टीम के कुछ सदस्यों को गांव में ममता के बारे में जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दे दी। पता चला कि ममता के मायके में रहने वाला सैयद अक्सर उस समय ममता के घर आता था जब सुरेश घर पर नहीं होता था। पुलिस को यह जानकारी भी मिली कि सुरेश के घर में कैमरे लगने के बाद से सैयद को गांव में नहीं देखा गया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात सुनने में आई वो ये कि कोई 4 महीने पहले ममता अचानक घर से लापता हो गई थी। वो करीब 1 महीने के बाद घर लौटी थी, जिसके कुछ दिनों बाद सुरेश ने अपने घर में कैमरे लगवाए थे। सुनने में आया था कि लापता रहने के दौरान ममता सईद खान के साथ सिवनी मालवा में रही थी। इस जानकारी के बाद ममता के साथ सईद भी शक के घेरे में आ गया, जो ममता के मायके का रहने वाला था। पुलिस टीम ने कांदई कला में सईद की तलाश की तो वो गांव से गायब मिला। जब सईद के मोबाइल की सीडीआर निकाली गई तो पता चला कि मृतक सुरेश की पत्नी ममता के साथ उसकी लगातार लंबी बातें होती थी। जिस दिन सुरेश की हत्या हुई उस दिन भी उसने कई बार ममता से बात की थी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो उसकी सीडीआर में निकलकर सामने आई वो ये कि जिस समय सुरेश का कत्ल हुआ उस समय तक सईद का मोबाइल उसी लोकेशन पर था जहां सुरेश का शव मिला था। इससे थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा के सामने पूरी कहानी साफ हो गई। सईद की सीडीआर से यह भी पता चला कि घटना के पहले कुछ दिनों तक सईद ने लगातार नया बस स्टैंड, नंदूबाड़ा रोड, सिवनी मालवा निवासी आंसू उर्फ हसरत और अरबाज के साथ न केवल कई बार फोन पर बात की थी बल्कि घटना के समय इन दोनों के मोबाइल भी सैयद के साथ घटना स्थल पर ही मौजूद थे। इसलिए एसडीपीओ महेंद्र के निर्देश पर पुलिस टीम ने इन तीनों की तलाश शुरू कर दी, जिससे जल्द ही सईद को बैतूल के चिचोली थाना इलाके के मऊ पानी से और अरबाज आंसू को सिवनी मालवा से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने इन तीनों से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में तीनों ने न केवल सुरेश की हत्या की बात स्वीकार की बल्कि इसमें उसकी पत्नी ममता के भी शामिल होने की बात बताई। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर घटना के समय पहने तीनों के रक्त रंजित कपड़े तथा उपयोग में लाई गई कुदाल, गला घोटने में इस्तेमाल किया गया तार इत्यादि भी बरामद कर सुरेश की पत्नी ममता को भी उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद प्रेमी और पति को एक साथ खुश रखने वाली ममता द्वारा सुरेश की हत्या करवा देने की कहानी इस प्रकार से सामने आई। कांदई कला में रहने वाली ममता बचपन से ही अपने चंचल स्वभाव के लिए जानी जाती थी। बताते हैं कि मिडिल में पढ़ते समय ही उसका रंग रूप ऐसे निखर आया था कि देखने वाले उसे देखकर रीझ जाते थे। ममता के साथ स्कूल में गांव का रहने वाला सईद भी पढ़ता था। सईद ममता का दीवाना था। वो उससे दोस्ती कर उसे पाने के सपने देखता था। फिर नादान उम्र में ही ममता सईद के साथ प्रेम और देह के पाठ पढ़ने लगी थी। स्कूली पढ़ाई के बाद ममता ने आगे की पढ़ाई बंद कर दी। वो घर पर ही रहने लगी। उसी दौरान सुरेश उइके से उसके प्रेम संबंध हो गए। ये जानकारी जब सईद को हुई तो उसे झटका लगा। ममता के पिता गांव के बड़े किसान थे। गांव में रहने वाले ममता के रिश्ते के एक भाई ने खेती किसानी के काम के लिए सईद को बतौर ट्रैक्टर ड्राइवर नौकरी पर रख लिया था। इससे सईद को ममता के आसपास रहने का मौका मिलने लगा। सईद बहुत शातिर था। उसका मकसद नौकरी के बहाने ममता से नजदीकियां बढ़ाना था, क्योंकि ममता उन दिनों सुरेश से प्रेम की पींगे बढ़ा रही थी। सईद ने तिकड़म से जल्द ही ममता के पूरे परिवार का दिल जीत लिया, जिससे उसका उसके घर में बेरोक टोक आना जाना शुरू हो गया। जब ममता को पता चला कि सईद उसकी दीवानगी के चलते ही ड्राइवर की नौकरी करने आया है, तो उसने सईद की दीवानगी को भी हवा देनी शुरू कर दी। वो पहले से ही प्यार के मामले में काफी अनुभवी थी। उसने सईद को पूरी तरह से अपना दीवाना बना लिया। ममता एक ही समय में दो प्रेमियों सईद और सुरेश को अपनी बाहों में प्रेम का झूला झुलाने लगी।
इतना ही नहीं, उसने सईद के संग निकाह और सुरेश के संग शादी करने का वादा भी कर रखा था, जबकि वो जानती थी कि ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। बहरहाल सईद के साथ उसका निकाह होना सुरेश के साथ शादी होने से ज्यादा मुश्किल था, इसलिए उसने सईद को छोड़कर सुरेश के साथ लव मैरिज कर ली। संयोग से शादी के ठीक बाद सुरेश को रेलवे में नौकरी मिल गई, जिसके बाद वो नानपुरा पंडरी में मकान बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। बाद में ममता 2 बेटियों की मां बनी। उसकी घर गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी। सुरेश की ड्यूटी भोरा और किरतगढ़ के बीच में थी, इसलिए वो गांव से रोज सुबह मोटरसाइकिल से आकर शाम को वापस घर लौट आता था। दिन भर ममता घर में अकेली रहती थी। उसने अपने इस खाली समय का उपयोग पुराने प्रेमी सईद को खुश करने के लिए करना शुरू कर दिया। वो पति के काम पर चले जाने के बाद सईद को अपने घर बुलाने लगी, जहां दोनों दिन भर वासना का खेल खेलते। शाम को सुरेश के आने से पहले सईद अपने घर चला जाता था। इस दौरान सईद ममता से किसी न किसी बहाने पैसा भी लेता रहता था। ममता को सईद का आना अच्छा लगता था, इसलिए सईद के आते ही वो घर का दरवाजा बंद करके उसके साथ कमरे में कैद हो जाती थी। जल्द ही इस बात की चर्चा गांव में होने से बात सुरेश तक भी पहुंच गई। सुरेश ने एक आध बार इशारे में ममता से इस बारे में बात की, जिससे ममता समझ गई कि अब सईद को घर बुलाने में खतरा है। इसलिए जब उसने इस बारे में सईद से बात की तो उसने उसे साथ में भाग चलने को कहा। ममता सईद के साथ भागने को तैयार हो गई। फिर 8 अगस्त 2020 के दिन ममता को लेकर सईद सिवनी मालवा आ गया, जहां उसके दोस्त और रिश्तेदार अरबाज तथा आंसू ने दोनों के रहने की व्यवस्था पहले से ही कर दी थी। ममता के भाग जाने से सुरेश पागल सा हो गया था। उसे जरा भी भरोसा नहीं था कि उसके साथ प्रेम विवाह करने वाली ममता उसे और बच्चों को इस तरह से धोखा देगी। इससे सुरेश का दिल टूट गया था। इधर 1 महीने तक ममता द्वारा घर से लाए गए पैसों पर ऐश करने के बाद सईद ने उसे वापस सुरेश के पास भेज दिया। 1 महीने बाद घर लौटी पत्नी को सुरेश अपनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बच्चों की खातिर उसने ममता को माफ कर दिया। आगे ऐसा ना हो इसलिए सुरेश ने घर में कई सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे। वो ड्यूटी पर रहते हुए मोबाइल के माध्यम से घर पर नजर रखने लगा था। इससे सईद और ममता समझ गए कि अब उनका वासना का खेल खत्म हो गया है। इसलिए उन्होंने फोन पर चर्चा कर सुरेश का ही खेल खत्म करने की योजना बना ली, जिसमें सईद ने अपने दोनों दोस्त अरबाज और आंसू को भी शामिल कर लिया। फिर तीनों ने मिलकर 30 सितंबर 2020 की रात ड्यूटी से लौट रहे सुरेश को रोक लिया और साथ लाए तार से उसका गला घोंट दिया। फिर भारी पत्थर से उसका सिर भी कुचल दिया। सईद और उसकी प्रेमिका ममता का सोचना था कि मामला शांत हो जाने के बाद वे दोनों फिर से पहले की तरह अय्याशी कर सकेंगे, लेकिन पथरौड़ा थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा ने 4 दिनों में ही सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। सभी आरोपियों से आवश्यक पूछताछ होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को आजीवन कारावास की सजा हुई थी और सभी को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।